डॉक्यूमेंट चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न एंड सत्य असत्य कथनों पर आधारित प्रश्न एंड बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, ये बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड है और जो बुक है उसका नाम है समावेशी विद्यालय का सृजन, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सभी यूनिट्स के, हमारे यहाँ 5 यूनिट्स हैं इस सब्जेक्ट में, तो 5 यूनिट का 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जनरली एग्ज़ाम में इनमें से फंस जाता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है समावेशी शिक्षा का परिचय, राइट। तो इसमें जो फर्स्ट वन है वो चेक करते हैं, समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि जो अधिगम असमर्थी बालक हैं और जो अधिगम बाधित हैं, अधिगम असमर्थी एवं अधिगम बाधित जो बालक हैं वो सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनको शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आप इसको सिंपली बोल सकते हैं, समावेशी अथवा समन्वित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य विद्यालय में असमर्थी बाधित एवं अधिगम असमर्थी एवं अधिगम बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, उसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रकृति बताइए। समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ दी जाती है और दूसरा क्या है कि इस शिक्षा में असमर्थ बालकों को विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है, उनकी क्या क्या नीड्स हैं उन पर स्पेशली ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब है समावेशी शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। 2 उद्देश्य कौन कौन से हो गए? पहला है उनमें आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो जाए। ठीक है, एंड दूसरा क्या है कि उनके ऐसे बालकों के, क्योंकि वो अधिगम असमर्थी हैं और अधिगम बाधित हैं, तो वो सामान्य बालकों के जैसे तो नहीं हैं, कुछ डिफरेंट एबिलिटीज़ उनके पास हैं, तो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, है ना, उनके जीवन में हो सकता है कुछ कठिनाइयाँ हों जो सामान्य बालकों से अलग हों। उन कठिनाइयों को सामना करने के लिए उनको योग्य बनाना, इस तरीके से उनको ट्रेन करना है, इस तरीके से उनको पढ़ाना है कि वो उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को फेस कर सकें। ठीक है, उनका सामना कर सकें। तो 2 उद्देश्य हो गए कौन कौन से? उनको आत्मनिर्भर बनाना है और उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के योग्य बनाना है। नाउ समावेशन क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक दशा में सामान्य शिक्षा कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए लाती है। ठीक है, मतलब कि जो हमारे अधिगम असमर्थी बालक हैं और जो सामान्य बालक हैं उनको एक साथ एक ही कक्ष में प्रतिभाशाली बालकों के साथ में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, असमन्वित पृथक्करण के विपरीत है। असमन्वित पृथक्करण विपरीत क्या था? उसमें विशिष्ट बालकों का समूह अलग से पहचाना जाता था कि भाई ये जो ग्रुप है ये विशिष्ट बालकों का है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें विशिष्ट बालक, असमर्थी अधिगम बालक या अधिगम बाधित या सामान्य बालक सभी के सभी क्या होते हैं? एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। मुख्य धारा बतानी है समावेशी शिक्षा के, मुख्य धारा के घटक बताने हैं समावेशी शिक्षा के। तो यहाँ पर 3 दिए हैं। शिक्षा में एकीकरण होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन, शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण यहाँ पर उन्होंने दिया है। ठीक है, तो क्योंकि अति लघु उत्तरीय है तो आप 3 ही यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, 4 या 5 आप जब, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पर क्योंकि अति लघु उत्तरीय है इसलिए आप यहाँ पर केवल 3 यहाँ पर इसको देकर छोड़ देंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए हैं? शिक्षा में एकीकरण हो गया है, शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम हो गया है एंड उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण हो गया है। नाउ नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो फर्स्ट है, समावेशी शिक्षा के आधार हैं। क्या आधार है समावेशी शिक्षा के? मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार हैं, आधार मनोवैज्ञानिक हैं। समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा में सामान्य तथा अपंग बालकों
को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर अगर आप अपंग भी यूज़ कर सकते हैं और अपंग की जगह आप अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ फोर्थ, समावेशी शिक्षा में ऐसे बालक लाभ उठाते हैं जो गंभीर रूप से अपंग नहीं हैं, जो गंभीर रूप से अपंग नहीं हैं। समावेशी शिक्षा के द्वारा बहुमुखी उत्थान संभव है। आप बहुमुखी लिख सकते हैं, चहुमुखी भी यहाँ पर लिखा जा सकता है ना। समावेशी शिक्षा का आयोजन बालकों के लिए किया जाता है। समावेशी शिक्षा का आयोजन कैसे बालकों के लिए किया जाता है? विशिष्ट बालकों के लिए। ठीक है, ये किसके लिए होता है? विशिष्ट बालकों के लिए होता है। शिक्षा की मुख्य धारा में सामान्य विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर सामान्य आप लिख सकते हैं, सामान्य व विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों, ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए की जाती है। ठीक है, इस वाले में जो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था है सामान्य व विशिष्ट बालकों के लिए की जाती है, और जो ये 9th है विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए की जाती है। ठीक है, बालकों के लिए की जाती है। नाउ राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने अपना कार्य सन 1995 में प्रारंभ किया था, और 1995 में कहाँ किया था? 1995 में अमेरिका में किया था। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? सत्य हमारे पास है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, आप एज अ टेस्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं मेरे साथ। अपंग बालकों को विस्तृत क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। इट्स ट्रू। अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ साथ होनी चाहिए। ट्रू। शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। ट्रू। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक इटार्ड थे। इट इज़ फॉल्स। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक इटार्ड नहीं थे। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक ओविड ड्रैकोले थे। कौन थे? ओविड ड्रैकोले। कहीं पर नोट कर लीजिए, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक ओविड ड्रैकोले थे। फिफ्थ है, समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ साथ प्रदान की जाती है। यस, इट इज़ ट्रू। समावेशी शिक्षा में असमर्थ बालकों की विशेष आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया जाता। फॉल्स। ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर कहा गया है कि ध्यान नहीं दिया जाता, तो इट इज़ फॉल्स। समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों को स्वास्थ्य वातावरण प्राप्त होता है। यस, इट इज़ ट्रू। शिक्षा एक अध्ययन का विषय है। डेफिनेटली इट इज़ ट्रू। एंड समावेशी शिक्षा का विकास सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। करेक्ट। एंड विशिष्ट बालक राष्ट्र की अपार शक्ति हैं। ट्रू। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बालकों के लिए होती है। इट इज़ ट्रू। चलिए अब आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों के लिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए। तो ये दोनों के लिए ही की जाती हैं। समावेशी बालक समूह बनाते हैं, समांगी असमांगी नहीं, दोनों मिलकर जो बना विषमांगी होगा। समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में ले सकते हैं? कार्यशील बच्चे, मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, इन सभी को हम समावेशी शिक्षा में ले सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती है अमेरिका एवं ब्रिटेन में। विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है मनोवैज्ञानिकों की, विशिष्ट शिक्षकों की, डॉक्टरों की, इन सभी की। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया था? तो ये है बेटा कोठारी आयोग। आपने बहुत सारी डेफिनेशंस भी इसमें पढ़ी होंगी कि कोठारी आयोग के अनुसार, है ना, इस तरीके से। तो ये जो है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो है वो
कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का कार्य है शिक्षक शिक्षा को राष्ट्रीय प्रारूप देना, शिक्षक शिक्षा हेतु मानक विकसित करना, शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता लाना, ये सभी। ठीक है, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। 8th है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व होता है प्राथमिक शिक्षा का विकास, माध्यमिक शिक्षकों का विकास। ए तथा बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसमें क्या होगा, प्राथमिक शिक्षा का विकास होगा, माध्यमिक शिक्षकों का विकास। यहाँ पे देखो शिक्षकों हैं और हम किससे रिलेट कर रहे हैं इसको, शिक्षा से। ठीक है, उच्च शिक्षा संस्थान के सिद्धांत हैं कार्यों की रूपरेखा तैयार करना, विद्यार्थियों का राष्ट्रीय प्रगति में योगदान, प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे वर्ट इटार्ड क्रिक, ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ ओविड ड्रैकोले। वहाँ पर जो क्वेश्चन था वो घुमाकर आपको दिया गया था, आपसे वहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स में पूछा गया था कि समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है, इटार्ड थे, जबकि वो गलत था। सही क्या है, ओविड ड्रैकोले। का नाम है विशेष विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, सो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है शारीरिक रूप से बाधित बालक कौन से होते हैं। तो शारीरिक रूप से बाधित बालक जिनकी शारीरिक अथवा स्वास्थ्य समस्याओं के कारण सामान्य बालकों तथा समाज में अंतःक्रिया नहीं हो पाती, या आप बोल सकते हो कि शारीरिक अथवा स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वह बच्चे सामान्य बालकों की तरह व्यवहार नहीं कर पाते। ठीक है, इन्हें विशिष्ट सेवाओं एवं कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के बालकों को में विषमता अधिक होती है। ठीक है, सो इनकी असमर्थताएं भी ज़्यादा हो जाती हैं, इनकी समस्याएं रोग होते हैं। तो सिंपली आप इतना बोल सकते हो इसमें कि शारीरिक रूप से बाधित बालक उन्हें कहते हैं जिनकी शारीरिक एवं स्वास्थ्य समस्याओं के कारण सामान्य बालकों के तथा समाज में अंतःक्रिया नहीं हो पाती है एवं इन्हें विशिष्ट सेवाओं तथा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना भी हम इसमें लिखकर छोड़ सकते हैं। क्लियर, चलिए मंदबुद्धि बच्चों की विशेषता बताइए। मंदबुद्धि बच्चों को कोई भी बात जल्दी से समझ में नहीं आती है, सरलता से समझ नहीं आती है। ठीक है, इनमें खुद से निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती है, बच्चे प्राय कक्षा में पीछे बैठते हैं एंड बच्चों में आत्मविश्वास की भी कमी होती है। तो 4 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इनको कोई भी बात जल्दी से समझ में नहीं आती है। दूसरी बात ये है कि यह कोई भी निर्णय खुद से नहीं ले सकते हैं। तीसरी बात है कि यह बच्चे जनरली क्लास में पीछे बैठते हैं और इसमें जो आत्मविश्वास है उसकी बहुत कमी होती है, आत्मविश्वास का अभाव होता है। नौ, स्वास्थ्य बाधित बच्चों की पहचान क्या होती है। स्वास्थ्य बाधित बच्चे जो हैं या बालक जो हैं उनको जनरली वो बीमार रहते हैं। स्वास्थ्य बाधित मतलब जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, जो हेल्थ वाइज ठीक नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिन जनरली इनको खांसी की शिकायत रहती है, खांसते हल्की हल्की खांसी इनको रहती है, कम श्वास ले पाते हैं। कम श्वास ले पाने का मतलब सांस कोई भी काम करेंगे तो जल्दी से सांस फूल जाएगा। जैसे मान लीजिए स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो एक साथ 2 मंजिला इमारत को ये नहीं चढ़ सकते। ठीक है, बहुत धीरे धीरे ये चढ़ पाते हैं। इनकी जो स्किन है उसका रंग नीला हो जाता है। अधिक भूख लगती है। ठीक है, एंड बहुत जल्दी थक भी जाते हैं, थोड़ा सा खेलने के बाद ही थक जाएंगे। तो इस तरीके के जो फिज़िकल इश्यूज़ हैं वो हमेशा इनके साथ में रहते हैं। श्रवण बाधित बच्चे कौन कौन होते हैं। श्रवण बाधित से तात्पर्य है कि वो बच्चे जिनकी सुनने की क्षमता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, जो बिल्कुल भी नहीं सुन पाते, उनको हम श्रवण बाधित बालक कहते हैं। ठीक है, उनको बोलने और भाषा को सुनने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो श्रवण बाधित बच्चे कहलाते हैं। ऐसे बच्चे किसी अन्य व्यक्ति को भाषा सुनने तथा समझने में बहुत दिक्कतें होती हैं क्योंकि इनकी सुनने की क्षमता बिल्कुल समाप्त हो चुकी होती है।
श्रवण बाधित बच्चों के लक्षण क्या होते हैं? ऐसा बच्चा जो है बिना जानकारी के लिए कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने लगता है, उसकी व्याख्या करने लगता है, ठीक है। और अगर वो क्लास में है, ठीक है, ऐसे बच्चे क्या करते हैं, प्रश्नों को बार बार दोहराते हैं और अध्यापक से या फिर अपने सहपाठियों से उस प्रश्न को बार बार या उत्तर को बार बार दोहराने की बात करते हैं। श्रवण बाधित बच्चों की आवश्यकताएं क्या क्या हैं? उनकी भाषा और वाणी में सुधार होना चाहिए, का विकास करना चाहिए, बौद्धिक योग्यताओं का विकास होना चाहिए एंड शैक्षिक उपलब्धि का भी विकास हो सके एंड सामाजिक एवं व्यावसायिक का भी समायोजन यहाँ पर होना चाहिए। श्रवण बाधित बच्चों की प्रमुख शैक्षिक समस्याएं क्या हैं? विकास शिक्षा जो है उनकी श्रवण बाधित बच्चों का भाषा का विकास नहीं हो पाता, उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि है, जो उनकी एजुकेशन वो ले रहे हैं वो बहुत निम्न होती है। अगर मान लीजिए एक सामान्य बच्चा है, वो 2 चैप्टर कम्प्लीटली कर सकता है, तो वो हो सकता है जो श्रवण बाधित है, हो सकता है वो कम क्वेश्चंस कर सके, ठीक है, क्योंकि निम्न होती है ना, बहुत निम्न मतलब बहुत कम होती है उपलब्धि उनकी। इन बच्चों पर परीक्षण का प्रयोग सरलता से नहीं किया जा सकता। दृष्टिबाधित बालक कौन होते हैं? दृष्टिबाधित बालक वे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देखने में असमर्थ होते हैं। बालक जो है मोटे छापे की पुस्तक अथवा पठन सामग्री पढ़ पाने में समर्थ होते हैं, है ना, और वे ऐसी परिस्थिति में काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बालक गंभीर रूप से दृष्टिबाधित होते हैं, उनमें देखने की क्षमता पर्याप्त रूप से कम होती है। दृष्टिबाधित बालकों की पहचान क्या है? ऐसे बालक प्राय अपने सिर दर्द की शिकायत करते हैं, ठीक है, दर्द से आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है, बार बार पलकों को झपकते हैं। जब ब्लैक बोर्ड पर कोई पाठ्य वस्तु लिखी होती है, ठीक है, तो अन्य बालकों से ज़ोर से पढ़ने के लिए कहते हैं। पुस्तक तथा अन्य वस्तुओं को कुछ भी रीडिंग मटेरियल अगर है तो अपनी आँखों के एकदम पास लाकर वो उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अस्थिबाधित बालक कौन से होते हैं? अस्थिबाधित बालक वह बालक जिनकी एक या एक से अधिक हड्डियों में दोष आ जाता है या किसी प्रकार से वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे वे सामान्य बच्चों की तरह शारीरिक क्रियाएं या शारीरिक अभ्यास करने में असमर्थ हो जाता है। शारीरिक अभ्यास से मतलब है खेलना कूदना, ठीक है, भागना दौड़ना, ठीक है, ऐसे कार्य वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों की मांसपेशियां और जो जोड़ हैं, ठीक है, उनमें किसी तरह का कोई दोष आ जाता है, कोई रोग आ जाता है, ठीक है। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 26 से 50 होती है। और डिस्कस करना चाहूँगी कि जो यहाँ पर हमारे बालकों का वर्गीकरण था, जो मंदबुद्धि बालकों का वर्गीकरण था, उसमें जो सबसे पहली थी जड़ बुद्धि थी, ठीक है, दूसरा इसमें मूढ़ था, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि एंड सबसे लास्ट में था मंद बुद्धि। तो अगर इनका चेक करें हम कि जो बुद्धि लब्धि है तो ये 0 से 24 एक तरीके से था, 0 से 24 था एंड यहाँ पर ये 25 से 50 हमारे पास था, ठीक है, 25 से 50 यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है, और कहीं किसी बुक में जो है 25 से 49 भी इसको दिया हुआ है, 25 to 49, ठीक है, कहीं पर इसको आगे जो है मूर्ख जो है 50 से 70 यहाँ दिया हुआ है। बुद्धि लब्धि 50 से 70 होना चाहिए और जो मंद बुद्धि बालक है इनका 70 से 85 तक का बुद्धि लब्धि होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वंशानुक्रम के कारण क्या होता है? स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वंशानुक्रम के कारण कैसे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं? मान लीजिए अगर पिता को अस्थमा की बीमारी है तो जो आने वाला बच्चा है, जो बालक है, वो वंशानुक्रम जैसा उसके वंश में चला आया है, हो सकता है उसको भी अस्थमा हो, या अगर पेरेंट में से किसी को
हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो हो सकता है बच्चे को आने वाले टाइम में उसको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम हो। तो एक तरीके से वंशानुक्रम, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो परिवार में चलती चली आ रही हैं वो बीमारियां, वही बीमारियां आगे भी चलते रहती हैं। तो वंशानुक्रम के कारण क्या हो सकता है, स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मंदबुद्धि बच्चे या मानसिक मंदता का तात्पर्य औसत से कम मानसिक योग्यता से है। मंदबुद्धि बच्चे किसे बोला जाएगा, जिसकी जो मानसिक योग्यता है वो क्या है, औसत से कम है, औसत से कम, राइट। नौ, मंदबुद्धि बच्चों में क्या होता है, संवेगात्मक अस्थिरता होती है, कम्युनिकेशन वो नहीं कर पाते, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, संवेगात्मक, ठीक है। फोर्थ इज अधिगम असमर्थी बालकों को भाषा समझने, अधिगम असमर्थी जो बालक होते हैं उनको भाषा को समझने तथा अपने भाव व्यक्त करने में कठिनाई होती है, भाव व्यक्त करने में कठिनाई होती है। मानसिक पिछड़ेपन के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। दृष्टि बाधित बालक जब दूर की वस्तुओं को देखता है तब शरीर में क्या होता है, तनाव पैदा होता है, ठीक है। दृष्टि बाधित बालकों को शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका विशेष कक्षाओं का आयोजन, कैसा, विशेष कक्षाओं का आयोजन है। श्रवण बाधित बालकों को सुनने तथा कार्य करने में सहायक होता है। श्रवण यंत्र आता है, श्रवण यंत्र, ठीक है, सुनने की मशीन भी कहा जाता है इसको, श्रवण यंत्र, ठीक है। श्रवण बाधित बच्चे बहुत धीरे बोलते हैं, बहुत धीरे या फिर अधिक धीरे, बहुत धीमी आवाज़ में बात करते हैं, ठीक है। 10th है, बच्चों को अस्थि बाधित कहते हैं, कैसे बच्चों को, जो कि अपंग हो, ठीक है, अपंग बच्चों को अस्थि बाधित कहते हैं। लिपि अंधे बालकों के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये होती है ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि, इट इज़ ब्रेल लिपि अंधे बालकों के लिए प्रयोग की जाती है। बहुबाधिता का कारण मुख्यतः, ये जो देखो पहला क्वेश्चन है, पहला और इसमें से कोई एक और क्वेश्चन है जिन्होंने दोनों को यहाँ पर ऐड करके एक ही उसमें दे दिया है। बहुबाधिता का कारण मुख्यतः वंशानुक्रम है ना, वंशानुक्रम एवं वातावरण है। 13 क्या है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था, बिने साइमन ने दिया था, ठीक है, इट इज़ गिवन बाय बिने साइमन, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बिने साइमन। ये जो क्वेश्चंस हैं, जो सूर्या क्वेश्चन बैंक है उसमें से मैंने लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया है तो आप यहाँ से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, सत्य असत्य कथनों पर आधारित प्रश्न है। फर्स्ट की श्रवण बाधित बालक अधिक धीरे बोलता है, यस इट इज़ ट्रू। दृष्टि बाधित सुनने और स्पर्श से सीखता है, करेक्ट है। दृष्टि बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ फोर्थ इज दृष्टि बाधित बालक में भाषा दोष नहीं होता है। दृष्टि देखो यहाँ पे सुनने वाली बात, समझने वाली बात है। दृष्टि बाधित मतलब जो देख नहीं सकते हैं उनमें भाषा दोष नहीं होता है। हाँ, वो बोल सकते हैं, वो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, इट इज़ ट्रू। दृष्टि बाधितों को ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है, ट्रू। प्रतिभावान बालकों में शारीरिक दोष भी बहुत कम होते हैं, ट्रू, वो फिजिकली फिट होते हैं, ठीक है। अधिगम असमर्थी बालक लिखने में अशुद्धियाँ करता है, यस,
7th, यस बिल्कुल सही है ये बात। जो अधिगम असमर्थी बालक है वो लिखने में गलतियां करता है, वो जो लेटर्स होते हैं उनको उल्टा बना देता है। मान लीजिए जो बी है तो वो बनता ऐसे है तो वो क्या करेगा, इस तरीके से वो बना देगा, ठीक है। जैसे 2 ऐसे बनता है तो वो ऐसे करके बना देता है, उल्टा बना देता है, ठीक है। तो लिखने में वो गड़बड़ करता है। रीडिंग भी गलत करेगा, जैसे मान लीजिए अलमारी उसको रीड करना है तो अलमारी की जगह क्या रीड करेगा, अमलारी रीड कर देगा, ठीक है। इस तरीके की वो गलतियाँ रीडिंग में भी करता है और लिखने में भी वो करता है, ठीक है। 8th क्या है, श्रवण बाधित बालक वाणी बाधित भी होते हैं। श्रवण, हाँ, जो जब वो सुन ही नहीं सकता तो वो बोलेगा कैसे, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। ब्रेल लिपि का विकास लुईस ने किया था, यस ट्रू। भाषा के अंतर्गत अनेक घटक होते हैं, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार बुद्धि लब्धि होता है। नो, इट्स फॉल्स, नहीं डिवाइड किया जा सकता उनको, बुद्धि लब्धि के आधार पर नहीं डिवाइड किया जा सकता, राइट। नेक्स्ट है, मानसिक मंदित एवं पिछड़े बालकों में कोई अंतर नहीं होता है, अंतर होता है, ठीक है। इट इज़ 12th इज ऑल्सो फॉल्स। डिफरेंस होता है, पिछड़े बालक अलग हैं और मानसिक मंदित बालक अलग हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान बुद्धि परीक्षण के द्वारा की जाती है, इट्स ट्रू। दृष्टि बाधित बालकों के लिए राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है, इट्स ऑल्सो ट्रू। नाउ नेक्स्ट वन, बहुविकल्पीय प्रश्न में जड़ बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 0 से 24। अगर 0 से 25 भी कहीं आता है तो आप उसको भी करेक्ट करेंगे, ठीक है। कमजोर या नाजुक बालकों की दुर्बलता का प्रमुख कारण है दूषित वातावरण, पौष्टिक आहार की कमी, रोग, ये सभी बाधित हैं भाई। ये पौष्टिक आहार भी नहीं मिलेगा तब भी कमज़ोर बालक, दुर्बलता उनमें आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। दूषित वातावरण, अगर वातावरण ठीक नहीं है, ठीक है, बहुत तरीके के रोग उनमें लग सकते हैं। ना वंचित होना वाले जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। वंचित बालक की यह परिभाषा किसने दी थी? वंचित होना वाले जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, तो ये दी थी बेटा गार्डन ने। प्रतिवर्ष मार्च में कौन सा दिवस विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है तृतीय रविवार। किस वर्ष को राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया है? देखो यहाँ पे एक याद करने की मैं आपको टेक्निक बताती हूँ। विकलांग 82, विकलांग 82 मतलब वा से विकलांग, वा से 82, ठीक है। तो यहाँ पर 1982 इसका जो आंसर है दैट इज़ 1982 में इसको घोषित किया गया था। स्वास्थ्य बाधित बालक अधिकांश होते हैं। स्वास्थ्य बाधित बालक कैसे होंगे? संवेगात्मक, विक्षिप्त, मानसिक मंदित, बहुबाधित, इनमें से कोई नहीं। कोई एक चीज़ ही इनको रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, इसमें ये बहुबाधित होंगे, ठीक है, जिनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों, एक ही प्रॉब्लम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो, ठीक है। शारीरिक बाधितों का प्रकार है, कैसा प्रकार है? स्वास्थ्य बाधित हो सकते हैं, अस्थि बाधित हो सकते हैं, ए तथा बी दोनों। उसने कहा है शारीरिक बाधित मतलब शरीर में कोई अंग खराब है ना, कोई अंग नहीं है, ठीक है, या कोई हड्डी टूटी हुई है या एक से ज़्यादा हड्डी टूटी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे जो बालक होते हैं अस्थि बाधित कहलाएंगे। शारीरिक बाधित मतलब शरीर का ही कोई अंग से रिलेटेड अगर कुछ है तो ये होगा अस्थि बाधित। पिछड़ेपन का कारण हो सकता है शारीरिक, मानसिक, वातावरण, ये सभी, तो ये सभी हैं, कोई एक ही कारण जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, ठीक है। 9th है, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है। शैक्षिक उपलब्धि से तो मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। बुद्धि लब्धि अकेला नहीं जिम्मेदार होगा, दोनों होंगे। सी का 9th का सी होगा। शैक्षिक उपलब्धि अकेले नहीं, बुद्धि लब्धि भी अकेले नहीं, दोनों मिलकर शैक्षिक उपलब्धि भी और बुद्धि लब्धि भी मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है।
यूनिट 3 समावेशी शिक्षा एवं उसका अभ्यास व्यवहार। फर्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न का, पाठ है सहगामी क्रियाओं का महत्व बताइए। विभिन्न वातावरणों से आए बालकों में सहयोग एवं सह अस्तित्व की भावना का विकास करना। पहला काम क्या करना है पाठ सहगामी क्रियाओं का, कि जो भी विभिन्न वातावरण से, कोई बच्चा गांव से आया है, कोई सिटी से आया है ना, तो ये सभी बालक एक ही कक्षा में, एक ही स्थान पर, एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो इनके बीच में आपसी सहयोग और सह अस्तित्व की भावना का विकास करना तथा उनको भावात्मक रूप से एक बनाना, कि वो एक विद्यार्थी हैं ऐसी भावना विकसित करना, जिससे राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त हो सके। ठीक है। दूसरा है बालकों को अपने अवकाश का सदुपयोग करने के लिए तैयार करना, कि अगर बच्चे छुट्टी पर हैं, अगर उनका अवकाश है, तो वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करें, कुछ ना कुछ अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी पढ़ाई को, अपनी जो भी उनमें कार्य क्षमता करने की कैपेबिलिटी है, अगर कोई आर्ट में अच्छा है तो अवकाश में अपनी रुचि के अनुसार वो उस काम को करे। तो यहाँ पर दो महत्व हैं कि विभिन्न वातावरण से आए हुए बालकों में सहयोग एवं सह अस्तित्व की भावना का विकास करना, दूसरा भावात्मक रूप से एक बनाना ताकि जिससे राष्ट्रीय एकता के मार्ग को प्रशस्त किया जा सके। दूसरा होगा कि बालकों को अपने अवकाश के सदुपयोग करने के लिए तैयार करना। दृश्य श्रव्य सामग्री के दो उदाहरण यहाँ पर दीजिए, तो टेलीविज़न हो सकता है, फिल्म हो सकती है। अनुदेशन प्रारूप की विशेषता बताइए। अनुदेशन प्रारूप एक व्यक्ति की अपेक्षा पूरे समूह की व्यावसायिक क्षमताओं के विकास के लिए अधिक प्रभावशाली है। जो अनुदेशन है, जो आपने अनुदेशन करना है, उसमें पूरे समूह की व्यावसायिक क्षमताओं को विकास करने के लिए किया जाता है। दल शिक्षण का प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? दल शिक्षण मतलब कि जो आपकी टीम टीचिंग होती है ना, जो टीम टीचिंग है उसकी ये बात कर रहे हैं, दल शिक्षण। इसका जो प्रयोग था 1955 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। अब ये जो क्वेश्चन है ये ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 1955 में इसी को ही टोली शिक्षण भी कहते हैं, दल शिक्षण, टोली शिक्षण, ठीक है, या फिर टीम टीचिंग, ये एक ही है। ठीक है, 1955 में संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है टोली शिक्षण के कोई दो उद्देश्य बताएं। टोली शिक्षण के उद्देश्य से मतलब है कि शिक्षकों के दल का अच्छा उपयोग करते हुए शिक्षण में सुधार करना। ठीक है, जो शिक्षकों का दल है, ठीक है, एंड जो दल शिक्षण में शिक्षक हैं उनकी जो विशेष योग्यताएं हैं, जो रुचि है, जो अनुदेशात्मक कौशल हैं, समय तथा ऊर्जा है, उनका उपयोग अच्छे से किया जाए। ठीक है, विशेष योग्यताओं से मतलब ये है कि अगर कोई संगीत में अच्छा है तो वो संगीत सिखाए, अगर कोई शिक्षक है वो हो सकता है पठन पाठन में, पढ़ाने में बहुत अच्छा हो, और कोई और शिक्षक है जो कि प्रयोगात्मक कार्य कराने में बहुत अच्छा है। ठीक है, हो सकता है कोई डांस सिखाने में बहुत अच्छा हो। तो जो उनकी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, जो उनकी रुचि के हिसाब से विशेष योग्यताएं हैं, उनका हम उपयोग करके बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम ज्ञान प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का महत्व क्या है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में अनेक प्रकार से छात्रों को अनुदेशन प्रदान किया जाता है। यह अनुदेशन व्यक्तिगत रूप से छात्रों की रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति एवं उपलब्धि के आधार पर तैयार किया जाता है। ओके, स्व अधिगम क्या है? स्व अधिगम का आशय उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से होता है जिसमें कोई भी शिक्षक का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, बालक अपनी स्व अधिगम की प्रक्रिया में बालक अपने ऊपर कोई भी नियंत्रण या अनुशासन को नहीं थोपा जा सकता, एंड जो छात्र है या विद्यार्थी है या बालक है वो अपनी रुचि के अनुसार सीखने दिया जाता है, अपनी रुचि के अनुसार वो काम को सीखता है और उसमें उसको अध्ययन करता है। ठीक है, 9 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर हैं। फर्स्ट है इसमें द्रव्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग विद्यार्थियों को तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। कैसे?
तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। अनुदेशन एक सीमित कार्य है, जबकि शिक्षण बहुत ही व्यापक क्रिया है। ठीक है, व्यापक क्रिया है। गृह कार्य के सिद्धांत पर आधारित है। गृह कार्य मतलब घर का कार्य, करके सीखने, कैसा, करके सीखने के सिद्धांत पर, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। दल शिक्षण एवं अनुदेशन निश्चित करता है। दल शिक्षण सतर्क एवं अनुदेशन, क्या होगा, सतर्क एवं अनुदेशन निश्चित करता है। सहयोग कैसा हो सकता है, दो प्रकार का, प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है। समूह शिक्षा प्रक्रिया में अनुशिक्षक एवं विद्यार्थी, ठीक है, कौन कौन, अनुशिक्षक भी होगा और विद्यार्थी का कार्य में बारी बारी से सम्मिलित होना शामिल है। स्वामित्व अधिगम आव्यूह के जनक हैं। इनके स्वामित्व अधिगम आव्यूह के जनक हैं B.S. ब्लूम, B.S. ब्लूम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षण की प्रमुख विशेषता। बालक की प्रसन्नता से होती है। बालक प्रसन्न है या नहीं उस इन्वायरमेंट में, ये बहुत मैटर करता है। ई शिक्षा में आधुनिक समय में स्क्रीन कास्टिंग प्रचलित है। स्क्रीन पर पढ़ाना, स्क्रीन कास्टिंग प्रचलित है। अनुशासन के विकास का प्रथम स्तर प्राकृतिक अनुशासन कहलाता है। कैसा, प्राकृतिक अनुशासन कहलाता है। नाउ सत्य आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड हियर। गृह कार्य में छात्र श्रम की महत्ता से परिचित होते हैं। यस, ट्रू है। दल शिक्षण प्रभावी एवं सतर्क अनुदेशन निश्चित करता है। देखो अभी ऊपर भी हमने यहाँ पर ये बात पढ़ी थी, है ना, तो सेम यहाँ पर फिर से रिपीट हो गया है कि दल शिक्षण प्रभावी एवं सतर्क अनुदेशन निश्चित करता है। ट्रू। फिल्म की सहायता से छात्रों को वास्तविकता का अनुभव होता है। ट्रू। अनुदेशन में दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता ली जाती है। बिल्कुल ट्रू। अनुशिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें एक को निर्देशन शामिल होता है। यस, ये भी ट्रू है। एंड सह शिक्षण अंतर्गत 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक समय में एवं स्थान पर विविध क्षमताओं से परिपूर्ण विद्यार्थियों को एक साथ अनुदेशित एवं शिक्षित करते हैं। ट्रू। किंडरगार्टन प्रणाली में अनुदेशात्मक साधन उपहार कहे जाते हैं। ये भी करेक्ट है। अनुशासन के विकास का द्वितीय स्तर आधिकारिक अनुशासन नहीं कहलाता है। दिस इज फॉल्स। इसका मतलब अनुशासन के विकास का द्वितीय स्तर आधिकारिक अनुशासन कहलाता है। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था का सुधार है। यस, रेमेडियल क्लासेज जो होती हैं वो जो शिक्षण व्यवस्था है उसको सुधार करने के लिए की जाती हैं। रेमेडियल क्लासेज मतलब उपचारात्मक जो शिक्षण है, जो कमज़ोर बालक हैं, जिनको किसी भी कॉन्सेप्ट में या किसी भी तथ्य को समझने में दिक्कत होती है, तो उनको एक तरीके से एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं। उपचारात्मक शिक्षण मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो बालक हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ये व्यवस्था की जाती है। तो इट इज़ ट्रू। नाउ नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में श्रव्य सामग्री है। मानचित्र नहीं होगा, दूरदर्शन नहीं होगा, क्या होगा, रेडियो। क्या बोला है उसने, श्रव्य सामग्री, केवल जो जिसमें हम सुन सकते हो। ठीक है। पाठ्य सहायगामी क्रियाओं के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, हर तरीके का विकास होता है। तो ये सभी हो जाएंगी। दल शिक्षण का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, इट इज़ इन अमेरिका। वर्ल्ड वाइड वेब की प्रस्तुतिकरण किस वर्ष में किया गया, 2000 में। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्तुतिकरण 2000 में किया गया। निम्न में से कौन सा दृश्य सामग्री का उदाहरण है। दृश्य सामग्री मतलब जिसको हम देख सकते हैं सिर्फ, है ना, सिर्फ देखना। तो रेडियो को सुन सकते हैं, ठीक,
फिल्म को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो इट इज़ दृश्य श्रव्य। टेप रिकॉर्डर को सिर्फ सुना जा सकता है, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है। अभिक्रमित अनुदेशन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? BF स्किनर के द्वारा। 6 का क्या हुआ? BF स्किनर। यूनिट 4 है समावेशी विद्यालय। लघुत्तरीय प्रश्न का प्रथम प्रश्न है, समावेशी विद्यालय का अर्थ बताइए। तो समावेशी विद्यालय का जो शाब्दिक अर्थ होता है, सभी प्रकार के बालकों की एक साथ शिक्षा। ठीक है, चाहे वो असमर्थी बाधित हो, है ना, और सामान्य बालक हो, इन सभी को एक स्कूल में एक ही साथ शिक्षा देना क्या कहलाता है? जहाँ शिक्षा दिलाई जाती है उसको क्या कहते हैं? समावेशी विद्यालय। किसी समावेशी संस्थान का नाम लिखिए। तो ये जो समावेशी संस्थान है कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है, और ये किसके लिए है? मानसिक रूप से बाधित बालकों के लिए है, और इसका जो नाम है वो है ठाकुर हरिप्रसाद शोध एवं पुनर्वास। ठीक है, ठाकुर हरिप्रसाद शोध एवं पुनर्वास किसके लिए है? मानसिक रूप से बाधित बालकों के लिए है, और कहाँ पर है? हैदराबाद में है। स्कूल की कोई एक उचित परिभाषा जो J.S. रॉस के थ्रू यहाँ पर लिखी हुई है, J.M. रॉस के थ्रू। ठीक है, स्कूल वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया है कि समाज में सुव्यवस्थित एवं योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। तो इसको याद कैसे करना है, इसको समझना कैसे है, क्योंकि याद करके और समझ के फिर उसको याद कर लेना है आपको कि कैसी संस्थाएं हैं। स्कूल कैसी संस्थाएं हैं? जिनको सभ्य मानव ने, जो समाज में मानव रहता है, उसने किस दृष्टि से, इस दृष्टि से स्थापित किया है। किस दृष्टि से? कि जो समाज है, समाज में एक सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में सहायता मिले। ठीक है, विद्यालय स्कूल का सौंदर्यीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है? तो ये आप अपने से भी लिख सकते हो भाई। सौंदर्यीकरण का मतलब है कि विद्यालय हमारा सुंदर लगे। विद्यालय सुंदरता में सबसे पहला जो काम आता है, उसके आसपास में वृक्षारोपण होना चाहिए। उसकी दीवारों को अच्छे से उसको कलरफुल, आपकी वॉल्स होनी चाहिए। कलरफुल में भी जो सफ़ेद रंग है वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो शांति का प्रतीक होता है, सादगी का प्रतीक होता है। जो भवन के कमरे हैं और जो भवन के हॉल हैं, या भवन का जो एंट्री है, एंट्रेंस है ना, जिसको रिसेप्शन एरिया बोलते हैं, वहाँ पर सुंदर सुंदर चार्ट्स, बोर्ड्स और चित्रों की सहायता से वहाँ पर सजाना उसको चाहिए। और जगह जगह पर जहाँ पर रिक्वायरमेंट है क्लासेस के अंदर में, वहाँ पर आपके श्याम पट्ट ब्लैक बोर्ड्स लगे होने चाहिए, बुलेटिन बोर्ड्स वहाँ पर लगे होने चाहिए, और जगह जगह पर आपके सूचना पट्ट होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन के लिए आपको लगाना चाहिए। इन्हीं सब से क्या होती है? विद्यालय का सौंदर्यीकरण हो जाता है। समावेशी विद्यालय को शिक्षा का किस प्रकार का अभिकरण माना जाता है? ये औपचारिक अभिकरण है। कैसा अभिकरण है? औपचारिक। बालकों में सुचारू शारीरिक विकास के लिए समावेशी विद्यालय द्वारा क्या उपाय किए जाते हैं? बालकों के लिए खेल तथा व्यायाम की व्यवस्था की जाती है। शारीरिक विकास कैसे होगा? खेलने से होगा और व्यायाम करने से होगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों की व्यवस्था कर दी जाती है। समावेशी विद्यालय में अध्ययन करने वाले बालकों को सहयोग स्थापित करने के लिए उपयोगी प्रमुख उपाय क्या हैं? प्रमुख उपाय यही है कि जो बालक जो है, दो चीज़ों के बीच में होता है। पहला है, स्कूल जब घर से निकल रहा है तो कहाँ से जा रहा है? घर से अभिभावकों के बीच में से जा रहा है। कहाँ जा रहा है? शिक्षकों के बीच में जा रहा है। ठीक है, तो जो सहयोग है किस किस का हुआ? अभिभावक का हुआ और शिक्षक का हुआ। विद्यार्थी को अध्ययन करने में। ठीक है, तो जो प्रमुख उपाय है, दोनों का संपर्क बना रहना। अगर बच्चा होमवर्क करके नहीं ला रहा है तो शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके अभिभावकों को इसकी इन्फॉर्मेशन दे। ऐसा नहीं होगा कि जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी तभी उसको ये बात कहनी है। आप
डायरी में नोट दें, आप जैसे भी उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप टेलीफोन करें, ठीक है। तो यहाँ पर अभिभावक और शिक्षक के बीच में नियमित संपर्क बना रहना बहुत आवश्यक है, ठीक है। बालकों के दृष्टिकोण से घर तथा विद्यालय में क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट है, बालकों के दृष्टिकोण से घर तथा विद्यालय में सहयोग के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? एक ही उद्देश्य है कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, सामान्य बालकों की भांति, ठीक है, बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है। प्रबंधन से आप क्या समझते? प्रबंधन मतलब कि मैनेजमेंट, जो चीज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से चलाए उसको हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट, प्रबंधन। तो ये क्या है? एक संगठन है, एक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों से निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन, निर्देशन, समन्वित करने को प्रबंधन कहते हैं। 3 चीज़ें हैं इसमें, नियोजन करना, निर्देशन करना और उनको समन्वित करना, ये आपका प्रबंधन में आ जाता है, ठीक है। रिक्त स्थान क्या है? समावेशी विद्यालय का वातावरण कैसा होता है? विशिष्ट वातावरण होता है। समावेशी विद्यालय में विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण के लिए उपकरणों का होना आवश्यक है, उपकरणों का होना आवश्यक है। विशिष्ट बालकों के शिक्षण के लिए दृश्य और श्रव्य सामग्री हो आवश्यक है, ठीक है। विद्यालय भवन के ढांचे की योजना वैज्ञानिक तथा आधुनिक दोनों होनी चाहिए, दोनों तरीके की होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और आधुनिक दृष्टिकोण से भी होनी चाहिए, वैज्ञानिक तथा आधुनिक होनी चाहिए। समावेशी विद्यालय में का उचित प्रकार से निर्माण होना चाहिए। दो ही चीज़ें मेन इसमें होती हैं। पहली आपकी प्रयोगशाला, ठीक है, प्रयोगशाला एंड पुस्तकालय। समावेशी विद्यालय में प्रयोगशाला और पुस्तकालय, ठीक है। बाधित बालकों को पढ़ाने के लिए पारंपरिक तरीकों की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कैसी विधियों का? मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के चलते आजकल बड़े बड़े शहरों में हॉबी क्लब, किसकी स्थापना हो रही है? हॉबी क्लब की स्थापना हो रही है। हॉबी क्लब वो क्लब होते हैं जहाँ पर बालक अपनी रुचि के अनुसार कोई भी स्पेशल कोर्स कर सकता है, ठीक है। तो उसको हॉबी क्लब बोलते हैं, जिसको उसका शौक़ हो, शौक़ को ही अपना करियर बनाने के लिए आप हॉबी क्लब में जा सकते हैं, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। चलिए, सत्य असत्य हैं। शिक्षण प्रबंधन का प्रत्यय हरवर्ट ने दिया, ठीक है, इट इज़ फॉल्स। विद्यालय समाज के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है, ट्रू। समावेशी विद्यालय में बालकों में बहुमुखी संस्कृति विकसित करने का प्रयास किया जाता है, ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू। विशिष्ट विद्यार्थियों का व्यवहार संबंधी समस्याएं उनके शैक्षिक उपलब्धियों का मार्ग अवरुद्ध नहीं करती हैं भाई, ठीक है। विशिष्ट विद्यार्थियों का व्यवहार संबंधी समस्याएं उनकी शैक्षिक उपलब्धियों का मार्ग अवरुद्ध करती हैं, नहीं करती हैं, मतलब कि ये फॉल्स है, ठीक है। शिक्षण प्रबंधन के 4 सोपान होते हैं, ट्रू। कक्षा प्रबंधन के आयाम को डेविस ने दिया, इट इज़ ट्रू। मूल्यांकन शिक्षण आयाम को ब्लूम ने दिया, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। नाउ बहुविकल्पीय प्रश्न। समावेशी विद्यालय विशिष्ट बालकों के शिक्षण में सहायक है। शिक्षण उपकरण में दृश्य श्रव्य सामग्री में दोनों ही चाहिए,
ठीक है। समावेशी विद्यालयों में निम्नलिखित में से क्या विकसित करने का प्रयास किया जाता है? प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, ये सभी चाहिए। विशिष्ट बालकों को शिक्षण द्वारा कौन सा विकास संभव है? मानसिक, नैतिक, व्यावसायिक, ये सभी। समावेशी विद्यालय संस्था के विकास में जिम्मेदार कारक कौन से हैं? परिवार के आकार में परिवर्तन, परिवार की शैक्षिक असमर्थता, शिक्षक को सामाजिक दायित्व स्वीकार करना, उपयुक्त सभी। समावेशी विद्यालय में आपसी सहयोग स्थापित करने की प्रमुख विधियां हैं। अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना, शिक्षकों का बालकों के घर जाना, विद्यालय के उत्सवों में अभिभावकों को नियंत्रित करना, ये सभी हैं, है ना। शिक्षा में प्रबंधन का प्रत्यय दिया था I.K. डेविस द्वारा, डेविस ने इसको दिया था। यूनिट 5 समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। अध्यापक के कोई 2 व्यक्ति गुण बताइए। तो अध्यापक में आत्मविश्वास होना चाहिए, उसे धैर्यवान होना चाहिए, ठीक है। आत्मविश्वास रहेगा, धैर्यवान रहेगा, तभी वो क्लास को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। अध्यापक के को कोई 2 व्यावसायिक गुण बताइए। व्यावसायिक गुण में उसको अपना जो सब्जेक्ट है, विषय है, उसकी संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, विषय की नॉलेज होनी चाहिए, एंड उसको डिफरेंट शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए कि किस किस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। आप चॉक एंड डस्टर की हेल्प से पढ़ा सकते हैं, आप PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हेल्प से आप पढ़ा सकते हैं, आप किसी स्लाइड की मदद से पढ़ा सकते हैं, आप स्मार्ट बोर्ड की तरह से की हेल्प से पढ़ा सकते हैं। तो जो शिक्षण विधियाँ यूज़ होती हैं उनका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और जिस विषय को वो पढ़ाता है उसका ज्ञाता होना चाहिए, संपूर्ण ज्ञान उसको होना चाहिए, ठीक है। अध्यापक का मुख्य कार्य क्या है? अध्यापक का मुख्य कार्य शिक्षा देना है। निर्देशन क्या है? निर्देशन व्यक्ति के अपने लिए एवं समाज के लिए लाभदायक दिशा में उसकी संभावित अधिकतम क्षमता तथा विकास में सहायक तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। निर्देशन की एक परिभाषा शर्ले हामरिन के अनुसार, किसके अनुसार? शर्ले हामरिन के अनुसार व्यक्ति को स्वयं पहचानने में सहायता करना जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, निर्देशन कहलाता है। व्यक्ति को स्वयं पहचानने में सहायता करना जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, निर्देशन कहलाता है। और ये किसने दिया है? शर्ले हामरिन ने। निर्देशन का उद्देश्य क्या है? निर्देशन का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वह अपनी समस्याओं को समाधान करने में समर्थ हो सके, अपनी समस्याओं का निवारण वो खुद ही कर सकें। निर्देशन में व्यक्ति को किस प्रकार सहायता पहुंचाई जाती है? उसमें व्यक्ति स्वयं को समझे, अपनी योग्यताओं को समझे, क्षमता तथा रुचियों का अधिकतम विकास हो सके। परामर्श के उद्देश्य क्या क्या हैं? आत्मज्ञान, आत्म स्वीकृति, सामाजिक समंजन, ठीक है। निर्देशन और परामर्श में कोई 2 अंतर बताइए। परामर्श केवल एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए होता है, जबकि निर्देशन वैयक्तिक तथा सामूहिक दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। परामर्श सजेशन, परामर्श क्या होता है? सजेशन, किसी एक व्यक्ति को ही आप सजेस्ट करोगे, ठीक है। और जो निर्देश होगा, निर्देशन आप एक पर्टिकुलर पर्सन को भी दे सकते हो या पूरे एक ग्रुप को भी दे सकते हो। परामर्श में तर्क वितर्क, विचार विमर्श आदि को विशेष महत्व दिया जाता है, जबकि निर्देशन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। आप कह सकते हैं जो परामर्श हो सकता है इट इज़ 2 वे कम्युनिकेशन, दोनों तरफ से इसमें वार्तालाप होता है, लेकिन निर्देशन में सिर्फ एक तरफ से ही बात की जा सकती है, इट्स 1 वे कम्युनिकेशन, राइट। समावेशी शिक्षा के प्रशिक्षण के किसी एक संस्थान का नाम लिखिए। समावेशी शिक्षा के प्रशिक्षण में का एक है राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान, जो कि कहाँ पर है? देहरादून में है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में फर्स्ट वन है समावेशी शिक्षा में शिक्षक में सहयोग, सद्भावना, निष्पक्ष तथा नेतृत्व का गुण होना चाहिए। शिक्षक को अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, ठीक है, पूर्ण अधिकार होना
चाहिए। समावेशी शिक्षक में संवेगात्मक संतुलन बहुत ज़रूरी है। कैसा? संवेगात्मक मतलब कि कम्युनिकेशन, जब वो बोल रहा है, जब वो अपनी बात बता रहा है तो उसमें संतुलन का होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षक ही विद्यालय तथा शिक्षा पद्धति वास्तविक गत्यात्मक शक्ति है। शिक्षा पद्धति की कुशलता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर करती है। बालक अध्यापक से दोनों ही तरीके से सीखते हैं, चाहे वो औपचारिक तरीका हो या फिर अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक, दोनों ही तरीके से सीखते हैं। निर्देशन की प्रक्रिया समस्या केंद्रित होती है। समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे किया जाए, इस पर केंद्रित होती है। परामर्श शैक्षिक रूप से कमज़ोर छात्रों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, कमज़ोर छात्रों को प्रदान किया जाता है। सत्य समावेशी शिक्षक में आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। सत्य है, ट्रू है। समावेशी शिक्षक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ट्रू। निर्देशन की प्रक्रिया विशिष्ट सेवा के रूप में सहायक है। इट्स ट्रू। परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने योग्य बनाना नहीं है। इट्स फॉल्स। ठीक है, फॉल्स होगा। परामर्श हम इसीलिए दे रहे हैं ताकि जो व्यक्ति है वो अपनी समस्याओं को खुद से रिजॉल्व कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है इसलिए ये फॉल्स हो गया। परामर्श और निर्देशन में कोई अंतर नहीं होता है। होता है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने स्टडी किया इसको। परामर्श की प्रक्रिया त्रिपदीय होती है। हाँ जी, इसमें 3 पद होते हैं। 6 इज ट्रू। एंड 7th, राष्ट्रीय अस्थिवादी संस्था नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय अस्थिवादित नहीं, दिल्ली में नहीं है, सो इट इज़ फॉल्स। परामर्श प्रक्रिया के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं। ट्रू। स्वरूप के आधार पर परामर्श 2 प्रकार का होता है। स्वरूप के आधार पर ये बात कर रहा है। यस, इट इज़ ट्रू। एंड समावेशी विद्यालय में अनेक प्रकार के निर्देशन सेवाएं कार्य कर रही हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रू। नाउ कम टू बहुविकल्पीय प्रश्न। शिक्षक का सर्व प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षण, निरीक्षण, मार्गदर्शन, मूल्यांकन। तो जो शिक्षक का प्रमुख कार्य है ये है शिक्षण। शिक्षक के व्यक्तित्व में सर्वोच्च गुण कौन सा है? रूप, रंग, आवाज़, स्वास्थ्य, दृढ़ संकल्प। इट इज़ दृढ़ संकल्प। निर्देशन की प्रक्रिया होती है बाल केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित, समस्या केंद्रित। उपरोक्त सभी ये समस्या केंद्रित होती हैं। ठीक है। नाउ 4th का है निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समायोजन की समस्याओं में सहायता प्रदान करती है। यह परिभाषा दी है कुप्पूस्वामी ने। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ हैं? राष्ट्रीय दृष्टिबाधित ये हमारा है देहरादून में। ठीक है, पहले भी आ चुका है ये प्रश्न। शिक्षक राष्ट्र के भाग्य निर्णायक हैं, यह कथन निम्न में से किसका है? हुमायूं कबीर। निम्नलिखित में से कौन से गुण एक शिक्षक में पाए जाते हैं? विषय का पूर्ण ज्ञान, जीवन शक्ति, संवेगात्मक संतुलन, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा यहाँ पर। निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। औपचारिक, अनौपचारिक, ए व बी दोनों। निर्देशन की ये बात कर रहे हैं, सिर्फ निर्देशन की बात कर रहे हैं, तो इट वुड बी अनौपचारिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यापक का प्रमुख कार्य है? शिक्षण, गठन, निरीक्षण, ये सभी। तो 9th का डी हो जाएगा, ये सभी। समावेशी विद्यालयों में मानवीय संसाधन के रूप में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है? प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी, माता पिता, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम स्थान है, जब आप किसी विद्यालय में जाते हैं तो प्रथम स्थान किसका होता है? प्रधानाध्यापक।
प्रिंसिपल का होता है। परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य होता है आत्मज्ञान, आत्म स्वीकृति, आत्म समायोजन, ये तीनों ही काम होते हैं। को समायोजन के कारण हैं प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक, ये सभी कारक हैं इसके, मेन रीज़न यही है। NCTE की स्थापना हुई थी 1995 में। थैंक यू सो मच एवरीवन।